अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के का चैप्टर 19 का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सबसे पहले तो बेटा देखते हैं टर्म ब्लैक का मतलब क्या है। बेटा ब्लैक एक ऐसे कलर को बोलते हैं जो हर तरह की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। लाइक अगर आप आप यूँ भी कह सकते हो कि ब्लैक क्या चीज़ है। ब्लैक कलर जो है वो लाइट की एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस पेज को देखें, ठीक है, अगर आप इस पेज को देख रहे हैं तो इस पेज में ये जो वाइट पोर्शन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से लाइट रिफ़्लेक्ट हुई है। रिफ़्लेक्ट होके लाइट हमारी आइज़ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें ये पार्ट जो है वो वाइट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये वर्ड्स जो है ये ब्लैक लिखे हुए हैं। अगर ये वर्ड्स ब्लैक लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लाइट जो है वो रिफ़्लेक्ट नहीं हुई, बल्कि वर्ड्स ने क्या किया है, लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए हमें ये वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक नज़र आ रहे हैं। तो ब्लैक क्या चीज़ है? ब्लैक एक ऐसा कलर है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो हर कलर को अब्जॉर्ब कर सकता है। व्हेन द बॉडी इज़ हीटेड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले हम थर्मल रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल रेडिएशंस नाम से पता चल रहा है कि हीट्स की वजह से जो रेडिएशंस अमिट होती हैं उनको बोलते हैं थर्मल रेडिएशंस। व्हेन द बॉडी इज़ हीटेड इट अमिट रेडिएशंस कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। बेटा जब बॉडी को हीट किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो उसमें से जो रेडिएशंस अमिट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशंस। अब बेटा ये जो रेडिएशंस की नेचर होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऐसी रेडिएशंस अमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम है तो ऐसी रेडिएशंस अमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। अब बेटा सभी बॉडीज़ जो हैं वो गुड अब्जॉर्बर ही नहीं बल्कि गुड रेडिएंट भी होती हैं। मतलब मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ बॉडीज़ ना कि सिर्फ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती हैं बल्कि वो रेडिएशंस को अमिट भी करती हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है कि आपने चाय का कप लिया, ठीक है, चाय का कप लिया और आपको थोड़ा सा काम याद आ गया तो आप रूम से बाहर चले गए। आपने थोड़ी देर बाद आके देखा तो चाय जो थी वो ठंडी हो चुकी थी। तो क्या वजह थी, किसकी वजह से चाय ठंडी हुई? देखिए बेटा, जैसे ही आपने चाय का कप रखा तो चाय के कप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग रूम, ठीक है। अब सराउंडिंग क्या चीज़ है? आपका रूम, जिस रूम में आप कप रख के गए हो। तो आपने नाइन्थ की फ़िज़िक्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन अमिट भी करता है और अब्जॉर्ब भी करता है। और आपने ये देखा था कि हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ चाय का कप जो था वो हॉट बॉडी थी क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो कप से हीट ट्रांसफ़र हुई रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे सब ने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लिया। और ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कब तक चलती रही? जब तक कप का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो गया। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ तो हीट के ट्रांसफ़र का मतलब फ़्लो ऑफ ट्रांसफ़र जो था या फ़्लो ऑफ हीट जो था वो रुक गया, क्योंकि अब चाय का कप और रूम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके थे क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो था वो सेम हो चुका था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कप ने रेडिएशन जो थी वो अब्जॉर्ब नहीं की। क्योंकि कप का टेम्परेचर ज़्यादा था इसलिए इसने ज़्यादा रेडिएशन जो है वो अमिट की हैं और बहुत कम रेडिएशन जो है वो अपने सराउंडिंग से अब्जॉर्ब किया। तो इसलिए वो कह रहा है कि सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गुड अब्जॉर्बर ही नहीं बल्कि गुड रेडिएटर भी होते हैं। लो टेम्परेचर पर ऐसी रेडिएशंस अमिट होती हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और बेसिकली ऐसी रेडिएशंस को बोलते हैं इंफ्रारेड इनविजिबल रेडिएशंस। अब चाय के कप में से रेडिएशंस अमिट हो रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं? नहीं ना नज़र आ रही। तो ये जो रेडिएशंस है ना, इनको इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं और ये इनविजिबल होती हैं क्योंकि ये आपको नज़र नहीं आती। और हाई टेम्परेचर पर ऐसी रेडिएशंस अमिट होती हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है। Beta ideal black body, a body which absorbs all the radiations incident upon it, it is called a perfect black body। तो ऐसी बॉडी जिस पर पड़ने वाली सारी रेडिएशंस बॉडी absorb कर ली, ऐसी
बॉडी जिस पर पड़ने वाली रेडिएशंस या लाइट अगर बॉडी अब्जॉर्ब कर ले तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। यहाँ बेटा एक एग्जांपल दी गई है ब्लैक बॉडी की। हाउ टू गेट अ ब्लैक बॉडी, या ब्लैक बॉडी कैसे हासिल कर सकते हो बेटा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपने एक नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट लेना है। नॉन रिफ्लेक्टिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बॉडी ने क्या करना है, अगर वो रिफ्लेक्ट कर दे रेडिएशंस को तो फिर वो अब्जॉर्ब तो कर नहीं सकती। तो हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है, वो गुड अब्जॉर्बर होती है। तो हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, लाइक हम एक सॉलिड ले लेते हैं, इस तरह का सॉलिड लिया है कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है। हमने एक सॉलिड लिया जो अंदर से बिल्कुल खाली है और उसके अंदर हमने एक छोटा सा होल बना दिया। अब इस होल के थ्रू रेडिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी के अंदर इंटर होंगी और फिर वो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी की वॉल्स के साथ टकराएंगी और हर दफ़ा जब कोलिजन होगी तब ये जो वॉल्स जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगी और इस तरह रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक लम्हा ऐसा आएगा जब ये बॉडी जो है वो सारी की सारी रेडिएशंस या लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगी। Consider a non-reflecting object such as a solid having a hollow cavity in it. It has a small hole and the radiations can enter escape only through this hole. It is blackened with lamp black inside it. ये अंदर से बिल्कुल ब्लैक है, आपने इसके अंदर एक ब्लैक लैम्प रखा हुआ है जिसकी वजह से ये अंदर से ब्लैक है। इट मेक इट टू गुड अब्जॉर्बर, इसको ब्लैक अंदर से इसलिए किया गया ताकि ये गुड अब्जॉर्बर हो, ताकि ये अंदर से रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब कर ले, मतलब होल के थ्रू जितनी भी रेडिएशंस अंदर इंटर हो इस कैविटी के अंदर वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर ले। The radiation that enter is reflected from inside wall many times and partially absorbed at each reflections until none remains. Such a body is called black body. It is an ideal absorber as well as ideal radiator. बेटा ये ideal absorber भी है और ideal radiator भी है। इसकी मैं आगे आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ideal जो है absorber कैसे है और ideal radiator कैसे है। Radiator का मतलब इसने जितनी रेडिएशन absorb करेगा उतनी ही रेडिएशन जो है ये emit करेगा। तो ज़रा देखिए आगे वीडियो। The opening in the box, which can absorb all the rays of light incident on it, will appear to be black. For this reason, ये देखिए बेटा, यहाँ एक लाइट जो है, ये ज़रा देखिए, ये बिल्कुल वही ब्लैक बॉडी ली है, ठीक है, इसके अंदर एक होल है, ब्लैक बॉडी ली, इसकी देखिए लाइट अंदर जा रही है और लाइट वॉल्स के साथ टक्कर मतलब कोलिजन कर रही है और देखिए लाइट जो है वो डिसअपेयर होगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट ब्लैक बॉडी ने क्या किया, हर दफ़ा कोलिजन के दौरान रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया और एक स्टेज ऐसी आई कि सारी की सारी लाइट उसने अब्जॉर्ब कर ली। अब देखिए बेटा, अभी ये देखेंगे कि एज आ गुड रेडिएटर कैसे काम करता है। तो देखिए जितनी उसने रेडिएशंस अब्जॉर्ब की सारी की सारी वो एमिट करने लग गया, ठीक है। अब अगर हम इस बॉडी को इतना ज़्यादा टेम्परेचर दें, अगर हम बॉडी को इतना ज़्यादा टेम्परेचर दें कि ये सारी की सारी मतलब इसकी अब्जॉर्प्शन लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाए तो ये बॉडी जो है वो सारी की सारी रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो देखिए आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर दिया, इतना इसको टेम्परेचर दिया कि इसकी अब्जॉर्प्शन जो है एबिलिटी जो है या लिमिट जो है वो ख़त्म होगी और इस बॉडी ने सारी की सारी रेडिएशन जो थी वो रिफ़्लेक्ट कर दी, ठीक है, रिफ़्लेक्ट कर दी और ये जो है वो वाइट कलर में चेंज हो गई। जी बेटा, अभी आपने पीछे देखा कि क्या हो रहा था कि लाइट अंदर इंटर हुई, ब्लैक बॉडी के अंदर इंटर हुई और लाइट जो है वो टकराई किसके साथ, वॉल्स के साथ जो थी वो टकराई और हर दफ़ा वॉल्स के साथ टकराने पर कुछ लाइट जो है वो वॉल्स ने अब्जॉर्ब कर ली और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि सारी की सारी लाइट जो थी वो ब्लैक बॉडी ने अब्जॉर्ब कर ली। फिर उसके बाद उसने आपने देखा कि वो ब्लैक बॉडी वही जो उसने रेडिएशन अब्जॉर्ब की थी वही एमिट कर रही थी लाइट रेज़ की फॉर्म में, ठीक है, रेड लाइट जो थी उसकी फॉर्म में वो रेडिएशंस को एमिट कर रही थी। इसके अलावा बेटा क्या हुआ कि अगर आपने देखा कि वहाँ एकदम से वही ब्लैक बॉडी जो है वो वाइट हो जाती है। वो किस तरह, आपने उसको इतना टेम्परेचर दिया कि ब्लैक बॉडी की जो अब्जॉर्प्शन एबिलिटी थी या जो उसकी लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। जैसे ही वो लिमिट ख़त्म हुई उसके बाद क्या हुआ, लिमिट ख़त्म होने की वजह से जो है बॉडी ने जितनी भी रेडिएशन अब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी। तो इसलिए हमने कहा कि ब्लैक बॉडी जो है वो गुड रेडिएंट भी है।
Black body radiations. The radiations emitted from it are called cavity radiations, temperature radiations और black body radiations. बेटा जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनको कैविटी रेडिएशंस भी कहते हैं, टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहते हैं। इसकी वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं प्लाटिनियम वायर लेते हैं, उसको हीटअप करते हैं। बेटा जब प्लाटिनियम वायर का टेम्परेचर 500 होगा तो इसका कलर डल रेड होगा, जब 900 होगा तो चेरी कलर हो जाएगा, जब 1100 होगा तो इसका ऑरेंज कलर हो जाएगा, और जब 1300 होगा तो वो येलो में चला जाएगा, और 1600 पे इसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। कलर चेंज होने का मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है। इसमें बेटा ल्यूमर और प्रीचम जो था उसने फर्स्ट टाइम इंटेंसिटी मैयर की, इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो थी मैयर की उन रेडिएशंस की जो ब्लैक बॉडी में से अमिट हो रही थी। ठीक है, जो रेडिएशंस वो रेडिएशंस जो ब्लैक बॉडी से अमिट हुई उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो थी वेवलेंथ जो थी वो मैयर की। ये बेटा आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम है, ये इंडिकेट कर रही है किस तरह टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ जो है वो किस तरह डिक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ जो है वो किस तरह डिक्रीज़ हो रही है और इंटेंसिटी जो है वो किस तरह इंक्रीज़ हो रही है। ये बेटा अपरेटस था, इसमें ये फर्नेस थी, ये एंटीना, ये प्रिज्म, ये भी एंटीना, और यहाँ से ये थर्मोकपल्स थे। बेटा यहाँ से फर्नेस से रेडिएशंस आई, एंटीना पर पड़ी, एंटीना ने इसको रिफ्लेक्ट किया टूवर्ड्स प्रिज्म। जब प्रिज्म में से बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो थी वो पास हुई तो प्रिज्म ने क्या किया, एक तो रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर दिया आगे एंटीना की तरफ, दूसरा इसने क्या किया रेडिएशंस में जितनी भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स थी उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, रेड कलर वाली लाइट को एक साइड पे कर दिया, ब्लू वाली को एक साइड पे, ग्रीन वाली को एक साइड पर कर दिया। उसके बाद बेटा एंटीना से लाइट अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स थर्मोकपल्स, और आप इसको जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लोगे और इसका ग्राफ जो है आप यहाँ देख सकते हो। बेटा यहाँ देखिए अलोंग एक्स एक्सिस आपने वेवलेंथ लिया और अलोंग वाई एक्सिस आपने इंटेंसिटी ली है। देखिए यहाँ पर पहली अगर आप कर्व देखो जो कि है 100 केल्विन पर, 100 केल्विन पर है, तो बेटा आप देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ वेवलेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अगली पे देखें, अगला जो है टेम्परेचर 1260 है। यहाँ पर इंटेंसिटी की पीक वैल्यू ये है। ठीक है, पीक वैल्यू ये है, लेकिन जैसे यहाँ से भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ जो है वो इस साइड पर इंक्रीज़ होगी। आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1450 केल्विन है। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ी। ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई है और वेवलेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो गई लेकिन वेवलेंथ जो है वो स्टिल इंक्रीज़ हो रही है। वेवलेंथ इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्टिल इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे इस कर्व को देखें, इस हाई टेम्परेचर पर क्या है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और जब हम इस नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन वेवलेंथ जो है बेटा इंक्रीज़ होगी। लेकिन इस टेम्परेचर पर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ में डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, वेवलेंथ में क्या आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है। देखिए इसकी पीक ये बन रही है, इसकी पीक ये बन रही है, इसकी पीक ये बन रही है और इसकी पीक ये बन रही है। देखिए यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा थी, यहाँ वेवलेंथ, इसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा थी, फर्स्ट के लिए वेवलेंथ ज़्यादा थी, सेकंड के लिए कम हुई, फिर और कम हुई और फिर और कम हुई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। पीक पॉइंट पर बेटा ये जो पीक है ना इसको पीक बोलते हैं। पीक देखें, इस पर ये पीक को रिप्रेजेंट करिए लाइन, तो देखिए सबसे ऊपर वाली पीक की वेवलेंथ सबसे कम है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। देखिए उसकी पीक ये बन रही है, 2 से पीछे है वेवलेंथ की वैल्यू। नीचे वाली की देखिए उसकी जो है वो 3 के करीब बन रही है, 2 से थोड़ी सी आगे है, इसकी जो है वो 3 के करीब है और लास्ट वाली की 4 के करीब है। तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। तो देखिए बता इंटेंसिटी बढ़ रही है, देखिए यहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन इंटेंसिटी भी जो है वो एक ख़ास लिमिट तक बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि वेवलेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी लेकिन इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। या आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी अब मज़ीद जो है वो वेवलेंथ के बढ़ने से।
आप देख सकते हैं ना, यहाँ इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर पीक्स पर देखें तो पीक्स इंडिकेट करिए कि टेम्परेचर के बढ़ने पर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो बेटा इसके कुछ रिजल्ट्स थे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो बेटा देख सकते हैं आप, ये जो कर्व के अंदर जो जगह आपको नज़र आ रही है ना, एरिया, इसको बेटा बोलते हैं यहाँ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी ये वो एरिया है। एरिया इंडिकेट कर रहा है कि इस कर्व की एनर्जी कितनी है। तो बेटा देखें, इसके लिए इसकी एनर्जी कम है, इस कर्व की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। इस कर्व का एरिया इन दोनों से ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी दोनों से ज़्यादा होगी, और इसका एरिया सबसे ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। बेटा उसके बाद है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि गिवन टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर, लाइक हम ले लेते हैं ये जो है 1080 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं जिस पर आपको ये कर्व मिली है। बेटा इस कर्व पे क्या हो रहा है, द एमिटेड एनर्जी, यही एनर्जी एमिट हुई है, मतलब इसके कर्व के दरमियान जो स्पेस में जो चीज़ है वो क्या एनर्जी है। एनर्जी जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर सर्टेन वेवलेंथ, खास वेवलेंथ पर। इसकी जाहिर सी बात है बेटा, इस कर्व की वेवलेंथ जो है वो भी एक ख़ास होगी, वेवलेंथ तो इसकी चेंज ना होगी। देखिए इसके लिए कुछ हो रहा है, इसके लिए कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब ये जो एनर्जी है इस एरिया के अंदर उसकी मतलब यहाँ जो रेस हैं उनकी वेवलेंथ तो सेम रहेगी। इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल आता है, मतलब वेवलेंथ, इस कर्व की वेवलेंथ और इस टेम्परेचर को अगर मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के। अगर बेटा वेवलेंथ को आप कांस्टेंट की दूसरी मतलब इस साइड पे ले जाएं तो वेवलेंथ डिवाइड होगी टेम्परेचर के साथ, मतलब यहाँ कांस्टेंट के नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। वेवलेंथ बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ना टेम्परेचर के साथ, तो आप इस दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। बेटा इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये इक्वेशन शो करती है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। बेटा उसके बाद है रेडिएशन इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ, के इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। फॉर ऑल वेवलेंथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। जैसे जैसे वेवलेंथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और मतलब ऑल वेवलेंथ के लिए टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा, उस इंक्रीज़ होने की वजह से एनर्जी एमिशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब है ज़्यादा रेडिएशन जो है वो अमिट हो रही हैं। द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेडिएशन इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। एंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, खास वैल्यू पर, इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ, अगर मजीद आप वेवलेंथ इंक्रीज़ करते हो लेकिन इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इंटेंसिटी अब क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, the area under each curve represent the total energy radiated per second per square meter over all wavelength at a particular temperature। तो बेटा यहाँ एरिया जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी को, जो कि एनर्जी अमिट हो रही है पर यूनिट पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर में पर सेकंड में जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको हम मतलब इस एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा उसके बाद है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। बेटा ये एरिया जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडिएशंस की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बेटा बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड इज पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ई का एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा टी की पावर 4 के साथ, टेम्परेचर की पावर 4 के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा यहाँ टेम्परेचर कम है तो जिंक रेडिएशंस मिल रही हैं और इसकी वेवलेंथ कम है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो ब्लू चली गई, इसकी वेवलेंथ कम होगी। ग्रीन पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसी रेडिएशन मिल रही है जिसकी वेवलेंथ इन दोनों से कम है। और लास्ट पे हाई टेम्परेचर पर आपको रेड जो है लाइट मिल रही है। तो इस रेड लाइट का मतलब ये है कि रेड की वेवलेंथ बहुत कम है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ऐसे वो रेडिएशन एमिट होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिनकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है। जी बेटा इसके बाद है प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म किया तो आपके पास सिग्मा आ गया।
सिग्मा जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो है 5.67 इंटू 10⁻⁻18 -8। इसकी वैल्यू क्या है 5.67 इंटू -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4। ये आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। जी बेटा, उसके बाद है प्लांक्स अजम्पशन। ब्लैक बॉडी के बारे में प्लांक्स ने जो अजम्पशन दी थी हमने उसके बारे में पढ़ना है। Electromagnetic wave theory of radiations cannot be explain energy distribution along the intensity wave curve। बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी जो रेडिएशंस की, वो इस इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व को एक्सप्लेन ना कर सकी। द सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव राइज टू अ न्यू एंड नॉन क्लासिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेटा प्लांक्स जो था उसने कुछ अजम्पशंस दी इस कर्व के बारे में। 1900, a German physicist Max Planck suggested that emission of energy from a matter is not continuous, but it is emitted or absorbed by the atom in a black surface in the form of indivisible packets called quanta। बेटा 1900 में जर्मन फिजिस्ट था प्लांक्स, उसने फर्स्ट टाइम जो ब्लैक बॉडीज में से जो रेडिएशंस अमिट होती हैं बताया कि वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको बोलते हैं क्वांटा। Quantum is associated with radiations of the single frequency। क्वांटम जो है वो एसोसिएट करती है सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ बेटा मतलब आपको पता है कि हर पैकेट की जो एनर्जी होगी वो मतलब हर पैकेट एक ऐसी एनर्जी पर कंसिस्ट करेगा जिनकी या ऐसे कह सकते हो कि हर पैकेट में वो रेडिएशंस होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। तो बेटा यहाँ ई का डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया तो बेटा एच आया। एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। और बेटा नोबेल प्राइज़ जो था प्लांक्स को फर्स्ट टाइम जो था नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसकी इस अजम्पशन पर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और कब दिया गया 1918 में। और इसका बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये दिया गया है, ये विजिबल रेडिएशंस है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ये एक्स रेज, ये गैमा रेज। बेटा सबसे ज़्यादा जो है वो गैमा रेज है, इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है इनकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है। बेटा आइंस्टाइन फोटॉन्स थ्योरी क्या कहती है। आइंस्टाइन एक्सटेंडेड प्लांक्स आइडिया एंड पॉसिबिलिटी दैट लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स और टिनी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बेटा आइंस्टाइन जो था वो प्लांक्स के कॉन्सेप्ट को या आइडिया को आगे लेकर चला। उसने कहा कि एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स या स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती। एनर्जी इन अ लाइट बीम इज़ क्वांटाइज, और ये क्वांटाइज होती है मतलब एक पैकेट में जितनी भी एनर्जी होगी उनमें जितनी भी रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, एक जैसी ही फ्रीक्वेंसी होगी। He suggested that packets or tiny bundles of energy are the integral part of all electromagnetic radiations and they could not be subdivided। उसने कहा कि अब ये जो क्वांटाइज जो है एनर्जी के पैकेट से आप इनको सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो पैकेट्स होते हैं इनको बेटा फोटॉन्स बोलते हैं। और लाइट की जो बीम है सपोज करें कि हमारे पास बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और इसमें बहुत सारे फोटॉन्स है और बस जो है लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एनर्जी उसकी क्या होगी एच एफ। अब हमने फोटोन का मोमेंटम निकालना है, तो बेटा आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसी तरह आपने प्लांक्स अजम्पशन पढ़ा अभी, ई इज़ इक्वल टू एच एफ, दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच एफ। यहाँ बेटा सी यहाँ सी स्क्वायर है ना, तो एक सी को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। अब बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज़ इक्वल टू एम वी। वी तब लेते हैं जब लीनियर स्पीड होती है, अब चूँकि स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है तो वी को रिप्लेस कर देंगे सी के साथ, तो पी किसके इक्वल आएगा एम सी के। तो यहाँ एम सी की जगह क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। तो पी इज़ इक्वल टू एच एफ ओवर सी के। तो बेटा आपको पता है एफ इज़ इक्वल टू सी लैम्डा। आपने पढ़ा होगा वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, वहाँ से आप एफ निकालो तो वो आएगा वी ओवर लैम्डा के इक्वल, वी को रिप्लेस कर दो सी के साथ।
तो बेटा यहाँ आपने एफ़ की वैल्यू पुट की तो पी किसके इक्वल आ गए, एच ओवर लैम्डा के। इनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन बी रिलेटेड एज, अगर पूछा जाए कि एनर्जी और मोमेंटम कैसे फोटोन का रिलेट करता है तो फॉर्मूला लिखे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बेटा एक सी को सेपरेट कर दें, एम सी की जगह पी पुट कर दें, तो ये फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जी और मोमेंटम जो है वो रिलेट करते हैं। तो जी बेटा बस ये इसके अलावा मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो है वो हाई एंड पर गैमा रेडिएशंस होती है जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम इसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी एनर्जी जो है वो 10⁻⁻10 होती है, और ये क्वांटम नहीं होती, क्वांटाइज नहीं होती, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोटॉन्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस जो है वो डोमिनेट हो जाती हैं। और रेडिएशंस की ये रेडिएशंस जो है ना, रेडियो वेव्स में रेडिएशंस के जो पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो इसलिए इनका जो पैटर्न जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।